Hello students, a very warm welcome to the first class for your UP exam for assistant professor, right? So in this particular course, in this first class, we all will be taking a look at the syllabus that the commission has, given all of us to go through. We'll also be taking a look at how we all will be moving forward with the entire course, taking a look at what are the different literary periods in the history of English literature, and also how you all should be preparing. ठीक है, तो आज की ओरिएंटेशन क्लास है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टेकिंग अ लुक एट ओरिएंटेशन के हिसाब से चलेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड एक एज जो है आज आई विल ट्राई टू गेट यू गाइज इंट्रोड्यूस्ड टू, दैट इज द एज ऑफ चौसर। बिकॉज अगर हम एज ऑफ चौसर की बात करते हैं, इट बिकम्स अ पाइवटल पॉइंट। एंग्लो सैक्शन, एंग्लो नॉर्मन एज आप लोगों ने सुना होगा। यू गाइज मस्ट बी हैविंग सर्टेन इंपॉर्टेंट बुक्स विद योर ओन सेल्व्स, जिसमें से आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं इंग्लिश लिटरेचर की। हम फोकस ज़्यादा यही देंगे कि जो मेन राइटर्स हम लोग को सिलेबस पे डिवाइडेड दिए गए हैं उनको हम लोग अच्छे से करें। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर दैट वी आर टेकिंग अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज वेल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू दैट वाई you should be choosing us and believing in us for this particular course. Number one answer that I would want to give you all is because in eventually each and every examination, it becomes really very important that we all are moving forward in a pattern wherein we are getting the information, we are absorbing it, and हम लोग को पता है बस हाँ ये sources से पढ़ना है, यहाँ से मैम ने बोला है पढ़ने के लिए, and इनको पढ़ के we all will be able to solve quizzes, take mocks, etc. ठीक है, तो दृष्टि में आपको जो है you all will be seeing that of course it's a field जहाँ पे आपको you guys will be provided with the appropriate guidance by me, and there's another faculty. By the way, I forgot to introduce myself. मेरा नाम हिमानी है, हिमानी शर्मा, and if you know आपके इस प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेट भी लिखा हुआ था। सो दैट इज हाउ इफ वी सी दैट आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड द नेट एग्जामिनेशन इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, सो फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ऑफ कोर्स आई वॉज ऑल्सो फेसिंग सर्टन इश्यूज जिनके सोल्यूशंस मैं खुद ढूंढ चुकी थी। व्हाट वर दोज प्रॉब्लम्स? आई वॉज अनअवेयर अबाउट वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम, what to cover, what not to cover, what to leave, etc. What helped me was my understanding of the previous year question papers, and not just that. अगर आपने थोड़ा बहुत सिलेबस देखा होगा, नेट के लेवल के सिलेबस का ही आपको यहाँ पे सिलेबस देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे। नो प्रोविजन एज फार एज आई हैव सीन, देयर इज नो प्रोविजन फॉर नेगेटिव मार्किंग, है ना। तो आपके जो 70 क्वेश्चंस रहने वाले हैं फ्रॉम योर पेपर 2, दैट इज गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। पेपर 1 तो आपका जीके रहेगा 30 क्वेश्चंस का, दैट इज 60 मार्क्स, एंड 70 क्वेश्चंस, दैट इज 140 मार्क्स फॉर दिस वन। सो 140 मार्क्स को एम करते हुए, दैट इज वन क्वेश्चन, है ना। अगर आप देखते हैं इसके पेपर पैटर्न की बात करते हैं, तो पेपर 2 रहेगा ये, जिसमें आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? पेपर 2 में आपको देखने के लिए मिल रहा है that there are 70 questions that you all will be covering for 140 marks. ठीक है, ये 140 मार्क्स को अचीव करना टारगेट हो सकता है of course. Now you all know literature is such a field which is really very vast and you can expect any question from anywhere. ठीक है, हम कुछ questions of course solve भी करेंगे, हम कुछ नेट के questions की भी हेल्प लेंगे, ताकि क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पेपर आपका सेम लेवल का ही है अप्रॉक्सीमेटली। सो इन फैक्ट यू गाइज शुड टेक दी हेल्प फ्रॉम योर नेट पेपर्स इफ यू कैन फाइंड देम ऑनलाइन, है ना। उनको देखेंगे, हम क्लास ओरिएंटेड में भी देखेंगे कि हम लोग साथ में थोड़े व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग टॉपिक्स विद यू, आई विल टेल यू दैट दिस वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो ये आपकी एक अप्रोच रहेगी wherein you also should mark the previous year questions कि हाँ ये पूछा गया है और नेट में पूछा गया है, तो आपके असिस्टेंट प्रॉफ वाले एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, सो आप लोगों को हैंडआउट्स भी मिलेंगे। ठीक है, you guys can get the handouts जैसे कि आज we will be beginning with the age of Chaucer। ठीक है,
ऑफ कोर्स यू गाइस शुड नो, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर टू एटलीस्ट नो द बेसिक टाइमलाइन ऑफ हाउ वी सी द इंग्लिश लिटरेचर इवॉल्विंग थ्रू द ईयर्स. सो एंग्लो सैक्शन के बाद एंग्लो नॉर्मन आया, फिर एज ऑफ चॉसर, रिवाइवल, एलिजाबेथन, है ना. एलिजाबेथन एज को रेनेसां भी बोला जाता है. Then we have Civil War and Interregnum, that is your Reformation age. Then we have the Restoration age. Then we have the Age of Enlightenment, Neoclassical, Johnson and Pope की age, Romantic age, है ना. फिर we have Victorian age, Modern, Postmodern and Contemporary. Postmodern के साथ ही चलता है क्योंकि Postmodern itself is a movement which was a contemporary one. So handouts मिलेंगे आपको. You will be having your doubt clearing sessions which will happen through Zoom. तो Zoom sessions हो सकते हैं आप लोगों के, हुआ करेंगे, ठीक है. You guys will get a mail, you guys will get a message that yes of course the doubt clearing session is being arranged with this and this topic and everything. तो आपका doubt clearing session की timings etc. जिस मेल के साथ आपने for this particular course जो है register करा है, let me ask for the tab as well, ठीक है. जिस मेल के साथ आपने रजिस्टर करा है वो आपको देखने के लिए उसी में आप देखेंगे. यू गाइज विल बी एबल टू सी द डाउट क्लियरिंग सेशन की जो लिंक टू ज्वाइन होगा. इफ यू हैव यूज्ड योर मेल, योर मदर, योर फादर, योर ब्रदर, सिस्टर्स एटसेट्रा's मेल, just refer to that. If you can't find it in your registered mail, you can find it in the spam folder of your email. वहाँ पे भी कई बार चला जाता है, ठीक है. अब one thing that I push across my students in my classroom is, you know that you have very less time to prepare for this examination. So ये सारी जो चीज़ें हैं, these are exam oriented. I told you that I will be talking about the previous year questions as well with you all, so that वो fear of आपका question ये देख के पता नहीं है कि क्या आ रहा है वो निकल जाए मन से, ठीक है. तो आप लोगों को सिलेक्टिव स्टडी करनी है. व्हेन वी टॉक अबाउट योर पेपर, सिलेक्टिव स्टडी, व्हाट डू वी मीन बाय सिलेक्टिव स्टडी? सिलेक्टिव स्टडी मीन्स दैट यू विल नॉट बी sit on and read. Let's just say you are reading a particular work, you are reading a summary. एक बच्चे ने ऐसे ही करा था. Then I told her that you are not supposed to read in this much depth as well for an MCQ sort of a question paper. Until and unless आपके पास टाइम है बहुत ज़्यादा. We are having short span of time to prepare for our paper. So selective study में you will limit your resources. You will all limit your resources, ठीक है. And I think with GK right now Anjali is taking the classes. She'll also be dealing with the same course with me. So we have divided the topics amongst the two of us because literature is really very vast. We both teach for UGC NET as well. So वही topics division जो है वो यहाँ पे भी चलेगी आप लोगों को पढ़ाने के लिए. GK में भी of course there are several topics that I'll also be dealing with, जैसे higher education and ICT है, उनमें मैं आप लोग के साथ में डील करूँगी. higher education, ICT and थोड़ा सा research aptitude है. चलिए वापस आ जाते हैं. You will limit your resources. Let's just say if you are reading, I have given you homework. You'll read the summary of the homework. You'll read introduction of the work जो मैंने आपको दिया है from at least Wikipedia, ताकि आपको थोड़े से unknown facts जो हैं वहाँ से मिल जाए, ठीक है. And then you will be reading a detailed summary by, let's just say, a website called GradeSaver. You can also read from SparkNotes, or you can also refer to lit charts for that matter, ठीक है. तो स्टडी के रिसोर्सेज आपको लिमिट कर देने हैं. कोई भी मेजर वर्क है, ये मेरे बिना अगर मैं क्लास में भूल भी जाती हूँ कहना, जो मेजर वर्क्स हैं, ये जो वेबसाइट्स आई टोल्ड यू, स्पेशली GradeSaver and SparkNotes, these also provide you with certain quizzes. So at times, let's just say you are reading the summary of Hamlet, King Lear, Othello, है ना, Macbeth, इनकी summaries पढ़ी. You will go through the quizzes. You will take the quizzes of these major works so that it is important
So it becomes important for all of you to, let's just say, डिटेल में डील करना विद क्वेश्चन, लेकिन आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा. हो सकता है लेट्स जस्ट से आपने क्विज में कोई क्वेश्चन देखा जो जब आप समरी पढ़ रहे थे तब उतना डिटेल्ड वाला आपको नहीं देखने के लिए मिला, वो फैक्ट यू कुडंट फाइंड इन द समरी. So through the quizzes, those minor details will be covered, which you guys, अब मैं आपको जो example दे रही थी, there was this one student, she started reading A Room of Her Own, which is an essay by Virginia Woolf, published in the year 1923. तो 1923 और 27 है ना, तो उन्होंने क्या करा था, she started reading it entirely. So you're not supposed to read the essays in its entirety, rather you all should be focusing on the quizzes, the important quotes from these works that are supposed to be there. ठीक है, right? So you should be doing quizzes, you should be reading quotes. अगर कोई important major works है, मैंने आपको बोल दिया है कि उनकी ओपनिंग क्लोजिंग लाइंस आपको पता होनी चाहिए. एंड ये वर्क कुछ भी हो सकते हैं, दे कैन बी अ पीस ऑफ पोएट्री, दे कैन बी अ पीस ऑफ अ प्ले, दे कैन बी इवन द ओपनिंग लाइंस ऑफ अ नॉवल. ठीक है, जेन ऑस्टन, शार्लेट ब्रॉन्टे, ये इन सबके जो वर्क्स हैं इनकी ओपनिंग लाइंस बहुत दफ़ा पूछी जाती हैं. ठीक है, सो you will get that. I'll make sure that I get the handout of these opening and closing lines uploaded on the application, and the handouts are downloadable and printable. ठीक है, तो जो आपके handouts हैं, you can get printouts of these handouts. ठीक है, and use them, highlight your important things. ठीक है, highlight कर सकते हैं, use highlighters important dates etc. को मैच करने के लिए, एंड नॉट जस्ट टू लेट्स जस्ट से फॉर दिस थिंग दैट वी नो कि हाँ सिर्फ मजे के लिए हाईलाइट कर रहे हैं. नो, फॉर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट आर टू बी कवर्ड, कलर कोडिंग करके आप लोग यूज कर सकते हैं. ठीक है, हम ट्राई करेंगे कि हम एज वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करें. ये PYQs जो हैं, इफ वी गेट PYQs मेजरली फ्रॉम योर UP असिस्टेंट प्रोफ एग्जाम, तो हम उनको भी तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन साथ में क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द वर्क्स, अगर नेट लेवल का प्रिपेयर कर लिया तो असिस्टेंट प्रोफ ऑलरेडी क्लियर कर लेंगे आप आराम से. सो नेट लेवल के क्वेश्चंस को भी एज वाइज थोड़ा थोड़ा कवर करते रहेंगे क्लासेस में. ठीक है, एंड विल ऑल्सो बी एनालाइजिंग सर्टन इम्पॉर्टेंट वर्क्स. जैसे अभी योर PYQs के थ्रू हम लोग को ये भी देखने के लिए मिल रहा है दैट दलित लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, आई माइट बी हैविंग जस्ट अ मोमेंट, लेट मी सी. मेरे पास होगा शायद, मैंने पेपर एक प्रिंट करवाया था ऑफ योर दिस थिंग. दिस इज ऑफ GK, दिस इज ऑल्सो GK. Just a moment बच्चे. Anyways, we'll try to find out previous year questions as well, and we'll practice them in the classroom itself. So I would highly appreciate that you guys do join me. मेरी क्लास आप लोगों के साथ 3:30 पे शुरू होती है. So 3:30 to 5:30 at least we will be taking a look at the major ages and the topics that are to be covered. ठीक है, अब एक और मैं आप लोग को इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं. अपने मॉक्स के लिए आप रेफर कर सकते हैं टू एन एप्लीकेशन दैट इज नोन बाय द नेम NTA अभ्यास, नॉट NTA अभ्यास 2.0 बट NTA अभ्यास. यहाँ पे आपको UGC नेट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. एज आई टोल्ड यू, लेवल इज समवेयर और द अदर सिमिलर. Start practicing the mocks from there so that you can unravel the pattern of the questions, of course. ठीक है, and if you would guys do get a question paper of this UP assistant professor examination,
आपके बैच कोऑर्डिनेटर की आईडी आप लोगों को मिली होगी, ठीक है। इफ यू गाइज डू फाइंड आउट सर्टेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप अपने इंग्लिश बैच कोऑर्डिनेटर की ईमेल आईडी या फोन पे वो क्वेश्चन पेपर यू कैन सेंड अक्रॉस दैट क्वेश्चन पेपर, ठीक है, सो दैट वी कैन गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द सेम, वी कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन द क्लासरूम एज वेल, ठीक है। तो ये आपका इवेंचुअली गाइडलाइन रहेगा। समरीज आपको बोलूंगी उसको आपने कवर करना है, ठीक है। एंड हिस्ट्री आपकी क्लास में कवर होगी, लेकिन उतनी ग्रेटर डिटेल में नहीं जितनी ग्रेटर डिटेल में हम थोड़ा वर्क्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज और आ जाती है आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर में, दैट इज लिटरेरी टर्म्स। सो आई विल गेट अ डॉक्यूमेंट अपलोडेड, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स का डॉक्यूमेंट आई विल गेट अपलोडेड, गो थ्रू 10 लिटरेरी टर्म्स ईच एंड एवरी डे, इवन इफ आई टेंड टू मिस आउट गिविंग यू एज होमवर्क, तो आप लोग खुद ही ट्राई करेंगे। वैसे तो वो बहुत कम पेजेस की हैं, इफ यू कैन गो रीड देम आप वो पढ़ सकते हैं। यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द अवार्ड्स दैट आर देयर, ठीक है, अवार्ड्स सच एज बुकर, अवार्ड्स सच एज साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी हो गया, आपके नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, आपके पुलित्जर प्राइज, ये 4 अवार्ड्स जो हैं ये आप लोगों के थोड़ा टिप्स पे होने चाहिए। कैसे टिप्स पे होने चाहिए? फर्स्ट सेकंड फर्स्ट 5 याद कर लीजिए, रीसेंट के जो 4-5 है वो याद कर लीजिए, ठीक है। एंड बुकर में तो आप लोगों को, और नोबेल में, नोबेल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वी सी WB Yeats also got a Nobel Prize in Literature, ठीक है, T.S. Eliot also got a Nobel Prize in Literature, we have F. Scott Fitzgerald। तो ये बहुत सारे राइटर्स जो इम्पोर्टेंट है उनके आप लोग याद करेंगे, नोबेल भी, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सिलेबस डिस्कशन करना चाहती हूँ। सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ द सिलेबस एज प्रोवाइडेड टू अस बाय यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन। सो सिलेबस फॉर योर सब्जेक्ट कोड 10, नंबर 1 जो यूनिट आप लोग को देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है, ऐसा करते हैं इसका ना, इसको हम लोग, रुक जाओ कहाँ गया ये, why is it not moving? Anyway, अच्छा, I'll just paste the syllabus here, ठीक है, for all of us। We'll discuss the syllabus इधर only so that so you guys get the PDF of this work, easy रहे आप लोग के लिए, ठीक है। And this system is slow, I guess.
Iris Murdoch, The Sea. Then we have British poetry. Oh God, why is this not moving? Then we have Unit 5, Literary Theory and Criticism, and Literary Theory and Literary Criticism. So Unit 5 and 6. This is going to be your Literary Criticism and Theory. Okay. Then we have American Literature. सब चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स ये जो इम्पोर्टेंट वर्क्स आपको लिस्ट दी हुई है इनको यू कांट लीव देम, ठीक है, ये वाले वर्क्स तो आपको करने ही करने हैं नो मैटर व्हाट। ये आपका अमेरिकन लिटरेचर हो गया, ठीक है। देन वी हैव अमेरिकन लिटरेचर ही आगे कंटिन्यू हो रहा है, एम्परर of the ice cream, 13 ways of looking at the black bird. Unit 8, Indian literature in English. Then we have phonetics and everything. ठीक है, ये आपकी यूनिट नंबर 8 हो जाएगी, prominent Indian writers, ठीक है, save. We can't write on this one. I mean we can write, but it will not be saved. So it is better that we do that, है ना, ऐसे थोड़ा सा साइज कम कर दे। All right, then we have unit number 9 and 10. Then Canadian literature, African and Caribbean literature. Yeah, that's it. It will be. ये है बस कि नेट में आपको वर्क्स डिफाइंड नहीं होते, यहाँ पे थोड़े वर्क्स आप लोगों को डिफाइंड मिल रहे हैं कि ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ओ ठीक है, एक बार अब फटाफट से सिलेबस देखते हैं।
तो पहली जो यूनिट आप लोग को दी हुई है दैट टॉक्स अबाउट लिटरेचर एंड सोसाइटी इन द फॉलोइंग पीरियड्स. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट रेनेसां, रेफॉर्मेशन, रेस्टोरेशन, नियो क्लासिकल पीरियड, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इनसे पहले ना 3 एजेस आ जाती है, 3-4 एजेस आ जाती है. जैसे आपकी हो गई एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, मिडल इंग्लिश पीरियड भी बोलते हैं इसको, एज ऑफ चौसर भी कहते हैं, एज ऑफ चौसर. ठीक है, एज ऑफ चौसर. देन वी हैव एज ऑफ रिवाइवल. देन उसके बाद हमारी रेनेसां शुरू होती है. ठीक है, सो विक्टोरियन, RIAN होना था यहाँ पे वैसे. एनीवेज, अच्छा, व्हाई हैव दीज नॉट पीरियड्स गिवन? ये पीरियड्स को हम इन डेप्थ नहीं करेंगे, बट येस ऑफ कोर्स वी विल बी डीलिंग विद सर्टेन इंपॉर्टेंट राइटर्स. जैसे चौसर को हम नहीं छोड़ सकते, थॉमस मैलरी, मोर्टे दी आर्थर नहीं छोड़ सकते. ठीक है, ये थॉमस मोर का यूटोपिया रिटन ड्यूरिंग द एज ऑफ रिवाइवल, चौसर की एज के आसपास लिखा गया था. एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट हिस्टोरिकल स्टांसेस टुक प्लेस, कि हम रेनेसां के पीरियड पे पहुंचे. इन द इंग्लिश लिटरेचर you guys will get to see that Anglo-Saxon, Anglo-Norman period. थोड़ा सा हिस्ट्री अगर ब्रीफली आपको बताऊं तो ये सारी हिस्ट्री हम लोग आज डील करेंगे एज ऑफ चौसर जब स्टार्ट करेंगे तो. देन वी हैव यूनिट 2 ब्रिटिश ड्रामा. ब्रिटिश ड्रामा स्पेसिफिकली दिया हुआ है. क्रिस्टोफर मार्लो रेनेसां के टाइम, एलिजाबेथन टाइम पीरियड के है. डॉक्टर फॉस्टस ड्यू ऑफ माल्टा, बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर. ठीक है, जॉन ड्राइडन, विलियम कॉनग्रीव, वेबस्टर, जॉन गाल्सवर्दी. Then we have G.B. Shaw. ठीक है, कैंडिडा, सेंट जुआन, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन भी इनका एक इंपॉर्टेंट प्ले है. जॉन मिलिंगटन सिंच, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, राइडर्स टू द सी. T.S. Eliot, मर्डर इन द कैथीड्रल was a drama that he wrote. Samuel Beckett, Waiting for Godot, postmodern absurd drama. जॉन ऑसबर्न, लुक बैक इन एंगर, उस टाइम के सोसाइटी को डिस्क्राइब कर रहा है. हाउ द कॉमन मैन वॉज losing his calm looking at the society, the capitalistic industrialization वाली society. तो इस point of time पे angry young man movement चला था. Then we have Harold Pinter, the birthday party, again an absurd play. Arnold Wesker's Roots, again an absurd play. ये works जो हैं हम लोग इनको डील करेंगे. ठीक है, अच्छा, लेकिन ये डील किस तरीके से करेंगे? the period wise हम इनको डील करेंगे. the writers which will be covering under my ages that I will be covering, वो मैं राइटर्स मैं कराऊंगी. जो आंचल के परव्यू के अंडर आएगा वो कराएगी. ठीक है, नन ऑफ यू हैव जॉइन्ड टुडे दो. चलो फिर आ जाता है ब्रिटिश प्रोज एंड फिक्शन. फ्रांसिस बेकन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एसेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एलिजाबेथ. he has written works like ऑफ ट्रूथ, रिवेंज, ऑफ स्टडीज, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ऑफ रेजिमेंट ऑफ हेल्थ. तो इनके एसेज यूजुअली जो थे वो स्टेटमेंट, एफोरिस्टिक स्टाइल होता था इनका, कि एक स्टेटमेंट देनी जिसमें क्या यूज करते थे? ट्रूथ होती थी, क्योंकि ही वॉज अ फिलोसॉफर सॉर्ट ऑफ अ पर्सन राइटिंग एसेज. जॉन मिल्टन का एरोपोजेटिका. ठीक है, दिस वॉज इन्होंने एक ये ट्रैक्ट लिखा था, प्रोज में लिखा था एक. एंड दिस प्रोज ट्रैक्ट वाज एम्ड एट, आप लोग को बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी. दैट एरोपोजेटिका की अगर हम बात करते हैं जॉन मिल्टन के टाइम पीरियड पे, मिल्टन हिमसेल्फ वाज अ प्यूरिटन. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जॉन मिल्टन व्हाट हैपेंड वाज दैट थिएटर्स शट डाउन हो जाएंगे. एंड व्हेन द थिएटर्स विल बी शट डाउन, ये भी एक रूल निकलेगा कि जो भी वर्क्स एटसेट्रा पब्लिश होंगे वो पहले अब जो हैं उनको लाइसेंस्ड होना जरूरी है. द वर्क्स शुड बी लाइसेंस्ड ओनली, देन आफ्टर दैट ओनली वी गेट टू सी कि उन वर्क्स को जो है पब्लिश होने का जो है राइट ग्रांट किया जाएगा. जस्ट अ मोमेंट. अरे यार, ठीक है, तो वो राइट ग्रांट, वो अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग के लिए ये मिल्टन विल राइट अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग हो जानी चाहिए. इसके लिए ही विल राइट दिस लेटर, tract, a prose tract. Then we have Addison and Steele. These two will come during the age of enlightenment, the age of Alexander Pope. Essays dealing with Kavali papers from the Spectator.
Now with Joseph Addison and Richard Steele we get to see एज ऑफ पोप जब आएगी, रेस्टोरेशन के बाद जब चार्ल्स द सेकेंड जो है वो बैठ चुके होंगे ऑन द थ्रोन, देयर विल कम एन एज आफ्टर दैट जब क्वीन एन विल कम टू द थ्रोन। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एडिसन एंड स्टील एंड ये एज ऑफ पोप, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, जो न्यू क्लासिकल एज, उसमें बहुत सारे पीरियोडिकल्स, हर एक एज की ना बारीकी से आप चीज़ें देख पाओगे। जैसे चौसर की एज में ज़्यादा पोइट्री लिखी जा रही है, रेनेसा एज में आप लोग को पोइट्री और ड्रामा दोनों फ्लरिश होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। रेफॉर्मेशन के टाइम पीरियड पे यू कैन सी ड्रामा एज वेल, ठीक है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पोइट्री ज़्यादा थी। फिर उसके बाद रेफॉर्मेशन के बाद रेस्टोरेशन होगी, बहुत सारी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कंट्री वाइफ, ओल्ड बैचलर, द प्रोवोक्ड वाइफ, ये बहुत सारे मेटाफिजिकल स्टांस में चला जाएगा रेफॉर्मेशन के टाइम पे, रेस्टोरेशन के टाइम पे सॉरी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स हो जाएगी। एंड देन विल कम द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, जहाँ पे लोग जो हैं लोगों की फॉलीज के ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग विल बी सो मच एनलाइटन्ड, ठीक है। तो एडिसन एंड स्टील के टाइम पे बहुत सारे पीरियोडिकल्स लिखे जाते थे। चार्ल्स लैम्ब इससे अगली एज में आ जाते हैं, रोमांटिक एज में, द साउथ सी हाउस, जिसमें वो पहली दफा, चार्ल्स लैम्ब का ना एक वो था, स्यूडोनियम था, स्यूडोनियम होता है नकली नाम जिसके अंडर लिखते हैं। तो ही हैड पब्लिश्ड द एसेज ऑफ एलाया इन द ईयर 1823, ठीक है, एसेज ऑफ एलाया 18, ही वाज आल्सो एन एसेइस्ट, ठीक है, ही विल राइट एसेज ऑफ एलाया, और एलाया जो है वो पहली दफा फर्स्ट टाइम जो है वो इसमें यूज करेंगे, साउथ सी हाउस में। We also see him penning down tales from Shakespeare, which is a collection of Shakespearean tales without the comedies and without the historical prose, historical drama। हम लोग को देखने के लिए मिलता है। ये शेक्सपियर के वर्क्स को क्यों लिख रहे हैं? शेक्सपियर तो ऑलरेडी लिख के चले गए, फिर टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर क्यों लिखा? Because Tales from Shakespeare was such a work that he edited and wrote with his sister Mary Lamb, ताकि बच्चों के लिए शेक्सपियरियन वर्क्स पढ़ना इजी हो जाए। एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शेक्सपियरियन वर्क्स हैड सो मच सेक्सुअल इनुएंडो हिडन बीनीथ देम। डबल मीनिंग टॉक्स होते थे शेक्सपियरियन प्लेज में, बट शेक्सपियरियन प्लेज टीच यू अ लॉट एज वेल। सो टू मेक श्योर दैट येस ऑफकोर्स वो जो same teachings the children can also get, but minus the sexual explicitness, these plays were written in the form of prose for children to read, ठीक है, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया etc. Then we have थॉमस कार्लाइल, हमारे विक्टोरियन आ जाते हैं। विलियम हैजलिट अगेन हमारे रोमांटिक, पब्लिक ओपिनियन ऑन रीडिंग ऑल बुक्स, ऑन रीडिंग न्यू बुक्स। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, हाँ जी, ये कौन है? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। थॉमस बेबिंगटन मैकॉले wrote his minutes on education in the year 1835. They are considered to be, it is considered to be a work of British prose. We will cover him under, we can cover him here as well, थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। He will be one such person who will be penning down how education should be there in India, ठीक है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम जब 1813 में, आप लोग को थोड़ा बता दूं, 1813 में there will be this first charter act. First charter act 1813 में आया था, and what was the main aim of that charter act? The charter act aimed at promoting education in India by providing a sum of 1 lakh rupees per annum during 1813. But हैरानी की बात ये थी, the surprising fact behind this thing was that till the year 1823, the amount 1 lakh per year was never sanctioned till 10 years का gap. Then people were, of course, there were different groups, Anglicists होते हैं, Orientalists। Anglicists कहते हैं कि सिर्फ Western education पढ़ाओ, Orientalists कहते हैं नहीं, Indian education should also be taught along with the Western education. तो इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए we get to see Macaulay pens down his minutes on education where he says not a single rupee, not a single penny will be spent on the publishing of Oriental works, मतलब Indian works publish नहीं किए जाएंगे, and any student who is willing
to get admission in an oriental education का program, उसको कोई stipend नहीं दिया जाएगा. So basically he was trying to promote European literature and sciences amongst the natives of India, right? So that is what we get to see. Then we have Virginia Woolf, modern age में आ जाती हैं. A room of her own, a room of one's own. This particular essay was written by her to, this was a feminist essay by the way. This was a feminist essay written by her to promote the female space that one requires, कि एक औरत को एक अच्छा work of fiction लिखने के लिए she should have money and a room of her own. So financial independence plus space की independence की बात जो है Woolf tries to put across. This was a series of lectures that she delivered. So वो हमें देखने के लिए मिलता है. Then we have Politics of the English Language. Very interesting essay written by George Orwell. George Orwell का नाम आप लोग ने सुना होगा. Animal Farm करके एक work था, allegorical work. He wrote that work. So we get to see he wrote a prose. He wrote an essay named Politics of the English Language. कि English language जो है कैसे politicize करती है, कैसे की जाती है, इसके बारे में देखेंगे. Then we have Henry Fielding, Joseph Andrews during the Age of Enlightenment, Jane Austen, Pride and Prejudice, romantic age की, ठीक है. Pride and Prejudice की opening lines बहुत important है. Charles Dickens, Great Expectation, Tale of Two Cities, George Eliot. George Eliot was the pseudonym of Mary Ann Evans. अच्छा, Mary Ann Evans की बात करते हैं. George Eliot was writing during the time period wherein we see that women were not accepted as writers. So in order for a woman to get money, in order for a woman to get published, she was supposed to adopt a fake name. This fake name in English terminology we know as a pseudonym. ठीक है. So she adopted a pseudonym George Eliot. We all know George is the name of a guy. So Mary Ann Evans ने एक नकली नाम adapt किया था to get her works published. ठीक है. Middlemarch हो गया इनका work. Then we have Thomas Hardy, Tess of the Abbeville's, D.H. Lawrence, Sons and Lovers, इनका Lady Chatterley's Lover करके book थी. It was banned. We have Women in Love. We have Peacock, The White Peacock, etc. Graham Greene, The Power and the Glory. He wrote 4 Catholic novels. वो 4 Catholic novels जो है वो पूछे जाते हैं आपके. हार्ट ऑफ ये मिडलोथियन की अगर हम बात करते हैं वो वॉल्टर स्कॉट का लिखा हुआ है. ठीक है. उसी तरीके से ग्राहम ग्रीन ऑल्सो हैज एन इम्पोर्टेंस. Power and the Glory set in the Mexican city. ठीक है. And then we have William Golding, Lord of the Flies, very important. Iris Murdoch, The Sea. ठीक है. Then we move forward. Unit number 4, that is your British poetry. That is your British पोइट्री में हमें कौन देखने के लिए मिल रहे हैं? वी हैव जॉफ्री चौसर, द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स. अच्छा, प्रोलोग की आप लोग समरी पढ़ेंगे. कल के लिए होमवर्क आई हैव ऑलरेडी गिवन यू. यू गाइज विल गो थ्रू द प्रोलोग ऑफ द कैंटरबरी टेल्स. कैंटरबरी टेल्स वॉज इंस्पायर्ड बाय बोकाशियो. अच्छा, जॉफ्री चौसर की अगर हम बात करते हैं, ही ड्यूरिंग द 14th century he was the ambassador of Britain in France and Italy. तो ये he came from a privileged family of wine sellers. ठीक है, वाइन पीने वाली. तो इनके पापा जो थे, he was a person who was a wine merchant. So he belonged to a privileged class, and because of that privilege he got to get introduced to many known and many हद के ज़्यादा जिनको कहते हैं ना noble people of his age. ठीक है, of his time period. And what happened with that was that he got certain positions in the court. So Britain को represent करने के लिए in France and to represent Britain in Italy, Geoffrey Chaucer was sent. So he wrote Canterbury Tales, a pioneering important work
Then we have Edmund Spenser, only book 1 has been given here. Then we have John Donne, The Canonization, The Flea, Valediction, Forbidding Mourning, Go and Catch a Falling Star, A Hymn to God the Father. John Milton, Paradise Lost, only book 1 and 2 have been asked for your paper. John Dryden, Absalom and Achitophel. Alexander Pope, The Rape of the Lock. The Rape of the Lock is a मॉक एपिक. अगर हम जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं, पैराडाइज लॉस्ट इज वन सच विच हैज बिन कंसिडर्ड, जो कि मॉडल करी थी जॉन मिल्टन ने ऑन वर्जिल का एक वर्क था. वर्जिल इज अ ग्रीक राइटर. तो वर्जिल ड्यूरिंग द क्लासिकल ग्रीक पीरियड ही रोट द वर्क एनियड. ठीक है, तो आपकी ये इट वॉज मॉडल्ड ऑन वर्जिल्स बुक एनियड. ठीक है, एंड इसमें क्योंकि मिल्टन ने भी 12 बुक्स में मॉडल कर दिया था. 12 बुक्स में मिल्टन ने सेकेंड टाइम इसको पब्लिश करा, पहली बार 10 बुक्स में पब्लिश हुई थी. तो इसकी तो हम बुक 1 और 2 ही करेंगे. और बुक 1 और 2 जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी द वंस वेयरइन वी सी सेटन. थोड़ा सा पैराडाइज लॉस्ट अगर आपने कभी पढ़ा हो, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग दैट यू गाइज maybe would have cleared your net, or you guys would have at least read these important works while preparing for your examination net के टाइम पे, अगर आप लोग कर रहे थे प्रिपेयर. ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 एंड 2 में हम लोग को सेटन, लुसिफर, एडम ईव की स्टोरी है, फॉल ऑफ द मैन. ठीक है, ईव क्योंकि टेम्प्टो के फ्रूट खा लेती है फ्रॉम द ट्री ऑफ नॉलेज, सैटन टेम्प्ट करता है ईव को. तो ये सैटन की ग्लोरिफिकेशन करी गई है बुक 1 एंड 2, and hence we get to see certain remarks such as Milton is from the devil's party without knowing it. ठीक है, then we have Rape of the Lock. Rape of the Lock ये तो आपकी epic है मिल्टन की. Rape of the Lock is a mock epic poem. It's a mock epic poem. What do we mean by a mock epic poem? ये Rape of the Lock जो थी, it was inspired by a true event, जिसमें क्या हो गया था. लॉक्स किसको बोलते हैं? बालों की लटें. So during the 17th 18th century, a person named Lord Petre, उन्होंने एक लड़की एराबेला फर्मर की एक लट काट ली थी क्योंकि उसकी लटें बड़ी सुंदर और कर्ल्ड थी. सो उनकी फैमिलीज में डिस्प्यूट हैपेंड. सो टू मॉक द फ्रिवलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर एज, पोप रोट दिस मॉक एपिकल पोम. मतलब एपिक के स्टाइल में लिखी गई है बट ऑन अ ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर. देन वी हैव विलियम ब्लेक की लंडन. ठीक है, Thomas Gray's elegy written in a country churchyard. Thomas Gray, an important poet during the age of enlightenment, during the age of Alexander Pope. So he writes about elegy written in a country churchyard. He was famously along with Robert Blair. ठीक है, ये रॉबर्ट यंग, थॉमस ब्लेयर एटसेट्रा के रॉबर्ट ब्लेयर के साथ में इनको ग्रेवयार्ड पोएट बोला जाता था. These graveyard poets were much and more associated with death, decay, afterlife. तो elegy written in a country churchyard में ये बताते हैं that how each and every person will go, चाहे अमीर हो गरीब हो, एक ही ग्रेव में जाना है. ठीक है, then we have the Prelude. Prelude is a book that William Wordsworth wrote which has a subtitle The Growth of a Poet's Mind. ये बुक उन्होंने, ये ऑटोबायोग्राफिकल बुक है, 1805 में लिखी थी. ठीक है, एंड 1850 में इट गॉट पब्लिश्ड. सो इट वॉज पब्लिश्ड पॉस्ट्यूमसली, मतलब उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी. उसकी बुक 1 देखनी है. देन टिंटन एबी, शॉर्ट सी पोम है. एस.टी. कोलरी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान. पी.बी. शेले, ओड टू द वेस्ट विंड, एडेनिस. एडेनिस वॉज एन एलिजी, पेस्टोरल एलिजी जो इन्होंने कीट्स की डेथ पे लिखी थी. एडेनिस वॉज एन एलिजी ऑन कीट्स की डेथ, क्योंकि जॉन कीट्स जो है 21 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी. तो जॉन कीट्स इज फेमसली नोन फॉर हिज 1819 में कुछ कपल ऑफ ओड्स पब्लिश हुई थी. ओड टू ऑटम, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, नाइटिंगेल, ओड टू साइकी. ठीक है, तो ये हो गया. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, लेडी ऑफ शैलेट, यूलिसिस, द प्रिंसेस, द लोटस ईटर्स, LOTUS. रॉबर्ट ब्राउनिंग, राबी बेन आजरा. ठीक है, he is famously in the Victorian age known for penning down dramatic monologues. Rabi Ben Azra, Prospis, Grammarian's Funeral, Last Ride Together, My Last Duchess. It is My Last Duchess. ठीक है,
लास्ट राइड टुगेदर, माई लास्ट डचेस, लास्ट राइड टुगेदर में साइको एनालिटिकल थियरी लगा के लोगों ने तो ये भी बोला है, इट्स अ स्टोरी अबाउट अ मैन हु इज गोइंग टू मीट हिज बिलवेड फॉर द लास्ट टाइम, so he is saying let's just go on a last ride together, ठीक है, then we'll part ways. बट साइको एनालिटिकल थियरी लगा के लोगों ने ये भी बोला हुआ है कि ये जो वर्क था, ये जो पोम थी, इसकी एम्बिगुअस एंडिंग की वजह से हमें लगता है मे बी ही इज कॉलिंग इट लास्ट राइड टुगेदर बिकॉज ही इज गोइंग टू किल द गर्ल आफ्टर द राइड, ठीक है. देन वी हैव मैथ्यू आर्नल्ड, ही रोट द स्कॉलर जिप्सी थिरसिस. थिरसिस इन्होंने अपने एक फ्रेंड थे एल्फ्रेड हैलम, उनके ऊपर लिखी थी, ठीक है. Dower Beach. Then we have W.B. Yeats, Easter 1916. This was an event that happened in 1916 में, उसके ऊपर ईस्टर के टाइम पे उसके ऊपर है. सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, प्रेयर फॉर माई डॉटर. अच्छा, W.B. Yeats will be in the modern age, a poet in the modern age. इन हर एक राइटर की अपनी अपनी स्टोरी चल रही है. W.B. Yeats was so much so obsessed with a woman named Maud Gonne, M-A-U-D G-O-N-N-E. मॉड गॉन नाम की औरत के साथ ही वॉज सो मच सो इनफैचुएटेड दैट ही वॉज लाइक कि शी वॉज एन एक्टिविस्ट, क्योंकि W.B. Yeats इज अ पाइनियर ऑफ द आयरिश लिटरेरी रिवाइवल दैट हैपेंड ड्यूरिंग दिस एज. आयरिश लिटरेरी रिवाइवल क्यों? आयरलैंड वाले लोगों को जो है, ब्रिटिश पीपल दे यूज टू कंसिडर देम इंफीरियर. तो लेटर ऑन हम लोग देखते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आयरलैंड विल ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन. एंड व्हाट विल हैपन विद दैट, धीरे 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 ब्रिटेन वाले लोगों की इंग्लिश में ज़्यादा वर्क्स लिखे जाएंगे, आयरिश कल्चर, फोकलोर, लेजेंड्स एक्सेट्रा को भूल लिया जाएगा. तो W.B. Yeats was associated with bringing that Celtic revival back. Celtic, Celts were CELTS, Celts were the people from Ireland, tribes होती थी आयरलैंड की. So उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही गॉट एसोसिएटेड, एंड उसी लिटरेरी रिवाइवल, उसी आयरिश कल्चर को वापस लाने के लिए एक एक्टिविस्ट थी, हर नेम वॉज मॉड गॉन. शी ऑल्सो केम फॉरवर्ड, बट शी मैरिड अनदर मैन. W.B. Yeats tried to propose to her a couple of times, but she denied, and she instead married another activist, ठीक है. So with that activist, मॉड गॉन की खुद की एक बेटी होती है, ठीक है. एंड देन W.B. Yeats was infatuated with her daughter, कि अगर मुझे माई नहीं मिली तो let me just try on her daughter, maybe I get, because she is a part of Maud Gonne, ठीक है. प्रेयर फॉर माई डॉटर में ये अपनी, इनकी खुद की शादी होने के बाद भी बेटी हो जाती है, तो उसमें अपनी डॉटर के लिए ये प्रे करते हैं दैट होपफुली मेरी डॉटर जो है, क्योंकि मॉड गॉन बहुत खूबसूरत थी, तो मे बी गेट्स को लगता था कि अब ऑफ कोर्स ही डिडंट गेट हर, सो ही सेड बैड थिंग्स अबाउट in an indirect manner that if I hope that you are not that much beautiful which will make you being so proud of your own self, कि आपको दूसरे इंसान का प्यार ही ना दिखे, ठीक है. सो प्रेयर फॉर माई डॉटर में ये है, प्रेयर फॉर माई डॉटर क्योंकि ये मॉडर्न एज वाले राइटर्स हैं. मॉडर्न एज में आपको वो World War I भी बहुत देखने के लिए मिलेगी, 2 भी देखने के लिए मिलेगी. Among school children sailing to Byzantium, Lapis Lazuli, Byzantium, T.S. Eliot, The Love Song of J. Alfred Prufrock, The Wasteland, Burnt Norton. Burnt Norton was a part of 4 poems that he wrote, collectively known as 4 quartets, ठीक है. तो Burnt Norton उसकी एक फर्स्ट पोम है उस कलेक्शन की. W.H. Auden, Petition in Memory of W.B. Yeats. W.H. Auden was considered to be a homosexual. Consider The Shield of Achilles, Partition, The Unknown Citizen, Philip Larkin. Philip Larkin, The Whitsun Weddings, very important. Ambulances, church going is also important. Ted Hughes was the husband of Sylvia Plath. Sylvia Plath के husband थे, and when she committed suicide, there were many feminists who turned against him that maybe their marriage was not working out, etc. तो टेड ह्यूग्स की पोइट्री में आपको एनिमल्स 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 ही देखने के लिए मिलेंगे, क्रो, हॉक रूस्टिंग, थॉट फॉक्स, etc. Then we have unit number 5. 5 minute break ले. I'm just tired because I have had 2 classes. Let's just take a break of 5 minutes.
So then we have literary theory and criticism. Literary theory and criticism में पहले आपके Greek classical critic Aristotle आ जाएंगे, poetics, जिसमें he gives the definition of tragedy. He gives us terms such as catharsis, peripeteia, anagnorisis, etc. Then we have Longinus. He gives us the theory of, he is a Roman wo, so he gives us the theory of sublime. Sublime is, sublimity is something which we say that we cannot, if we see something so beautiful that we can't process our emotions and can't express it in words, that is known as sublimity. Okay? Then we have John Dryden, an essay on dramatic poesy, important. Dr. Johnson, preface to Shakespeare, written in 1765. He was also known for penning down the dictionary, the first English dictionary of English language, that was in the year 1755. William Wordsworth, preface to Lyrical Ballads. Lyrical Ballads is considered to be the manifesto of romantic age. कि हम देखते हैं अलेक्जेंडर पोप के बाद की एज, अलेक्जेंडर पोप के टाइम पे लोग बड़े 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 शब्द, भारी भारी वर्ड्स यूज कर रहे थे, पीरियोडिकल्स दे वर यूजिंग, लाइक अलेक्जेंडर पोप को ले लो, वो रोमांटिक बोल रहे हो, वो रेप ऑफ द लॉक में अगर लिख रहे थे, वेरी हीरोइक. ठीक है, सो यहाँ पे लिरिकल बैलेड्स में विलियम वर्ड्सवर्थ विल गिव अस अ थियोरी ऑफ राइटिंग पोएट्री इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन with the themes that deal with the common man's persona. Then we have S.T. Coleridge. S.T. Coleridge's work Biographia Literaria, written in the year, published in the year 1817. इसमें चैप्टर 13 में हम लोग को फैंसी एंड इमेजिनेशन की डेफिनेशन देखने के लिए मिलती है. चैप्टर 14 एंड चैप्टर नंबर 8, 5, ये आपका 10, 5, 15, 18, चैप्टर नंबर 18, chapter 14 and chapter 13. These three chapters you are supposed to do. Matthew Arnold's Study of Poetry, Shelley, Wordsworth, Culture and Anarchy. These are the essays, the works that he has penned down in literary criticism. He also gives us a very important method which is known as the touchstone method. What do we mean by the touchstone method? The touchstone method basically means कि हमको जो लिखे हुए अपने वर्क्स है उनको कंपेयर करना चाहिए एट द लेवल ऑफ द क्लासिकल राइटर्स एंड सी इफ वी आर मैचिंग समवेयर और द अदर. Then we have T.S. Eliot, Tradition and the Individual Talent, Hamlet, Metaphysical Poets, three of them very important works. He gives us the theory. Hamlet में he gives us the term objective relative, ठीक है, objective correlative, Tradition and the Individual Talent, Metaphysical Poets. Then we have I.A. Richards, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के साथ एसोसिएटेड हैं. एफ.आर. लेविस, जॉनसन एंड ऑगस्टिनिज्म, लिटरेचर एंड सोसाइटी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड फिलोसफी. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के साथ ये भी आई.ए. रिचर्ड्स इज आल्सो एसोसिएटेड. नाउ कमिंग टू लिटरेरी थियोरी. लिटरेरी criticism is basically criticism on genres or criticism on the written works of someone. Literary theory is application of whatever theory, जो भी इनके tenets होते हैं, उन particular thought processes को के नज़रिए से जब आप किसी लिटरेरी वर्क को देखते हैं तो उसको हम लिटरेरी थियरी कहते हैं अप्लाई करके. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जेन ऑस्टन पढ़ेंगे, उनका प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ेंगे, उसको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे. यू विल ट्राई टू टेक अ लुक एट व्हाट आर द फेमिनिस्ट एंगल्स टू दैट वर्क. ठीक है, सो लिटरेरी थियरी होती है एप्लीकेशन ऑफ द लिटरेरी थियरी. स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, न्यू हिस्टोरिसिज्म. न्यू हिस्टोरिसिज्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, कल्चरल थियरी, ठीक है, कल्चरल स्टडीज, रशियन फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, साइको एनालिटिकल, मार्क्सिज्म, रीडर रिस्पॉन्स, टेक्नोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, इंडियन पोएटिक्स. इंडियन पोएटिक्स में रस, ध्वनि स्कूल, 8 स्कूल्स हैं इंडियन एस्थेटिक्स के. बड़े माइनर तरीके से हम अच्छे से उसको कवर कर लेंगे, लेकिन जैसे वी हैव रस, ध्वनि, वी हैव गुण, दोष, वी हैव औचित्य, वी हैव अनुमान स्कूल. ठीक है, ये सारे स्कूल्स को, 8 स्कूल्स को हम कवर कर लेंगे along with the important Indian classical writers. Then we have American literature. In American literature, we have Ralph Waldo Emerson, each and all Hamatraya Brahma Oversoul, because he was associated with the concept that is known in the American literature as transcendentalism. ठीक है, तो ये हो गया. ही रोट एन एसे टाइटल्ड नेचर इन द ईयर 1836.
तो ट्रांसेंडेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट है पार ब्रह्म का, ओवर सोल का कॉन्सेप्ट. सो ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय इंडियन सूफी ट्रेडिशन, ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय भगवद गीता, कथा सरित सागर एटसेट्रा से इंस्पायर्ड थे. ठीक है. वॉल्ट विटमैन नोन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स इन अमेरिकन लिटरेचर. ठीक है. वन सेल्फ आई सिंग व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, ये वर्क जो था उन्होंने अब्राहम लिंकन की असैसिनेशन के ऊपर लिखा था. तो ही रोट 4 पोम्स on the death of Abraham Lincoln, who was the president of America. ठीक है. उनमें से एक पोम ये है, A Passage to India Crossing Brooklyn Ferry. डेमोक्रेटिक पोएट बोलते थे इनको. He was also a homosexual. Then we have Emily Dickinson. I never lost as much but twice. Success is counted sweetest. I felt a funeral in my brain. If I should die and you should live. ठीक है. इनके वर्क्स में भी हमें डेथ एज अ थीम बहुत देखने के लिए मिलती है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ पर्सन हु हैज वन पुलिट्जर प्राइज. ही हैज वन द पुलिट्जर 4 times फॉर 4 कलेक्शंस. ठीक है. तो बहुत सारी चीजें आपको पहली ओरिएंटेशन की क्लास में ही समझने के लिए मिल रही हैं. कीप ऑन. ही रोट वर्क सच एज बर्चेस, मेंडिंग वॉल्स, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोइंग इवनिंग, द रोड नॉट टेकन, है ना, शॉर्टकट, माउइंग, द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन, Wallace Stevens, The Emperor of Ice Cream, 13 Ways of Looking at a Blackbird, The World as Meditation. Eugene O'Neill, इनका अमेरिकन लिटरेचर में ये तो पोएट्स हो गए, ये एसेइस्ट हो गए आपके. ये इनके एक बड़े अच्छे कंपेनियन थे, हेनरी डेविड थोरियो. ही रोट वॉल्डन. ठीक है. ही वॉज ऑल्सो अ ट्रांसेंडेंटल राइटर. तो ये आपके पोएट्स हो गए. ठीक है. ये आपके ड्रामेटिस्ट हैं, ये भी ड्रामेटिस्ट है. ये 3 आपके ड्रामेटिस्ट हो गए. टेनेसी विलियम्स, द ग्लास मेनाजरी. ठीक है. हैरी एप, वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरलिस्ट वर्क. डेथ ऑफ अ सेल्समैन, ट्राइंग टू टॉक अबाउट द अमेरिकन ड्रीम. पैसे कमाते जाओ. ठीक है. देन ये थॉरियो आ गए ना आपके, सिविल डिसोबीडियंस, ये एसेइस्ट थे. ठीक है. ये चारों जो हैं, नैथानियल हॉथॉर्न, अर्नेस्ट हेमिंगवे, हर्मन मेल्विन एंड मार्क ट्वेन, दीज आर द नॉवेलिस्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ये आपके ड्रामेटिस्ट्स. ये पेन में से चल नहीं रहा है. देन वी हैव द इंडियन लिटरेचर. इंडियन लिटरेचर में तोरू दत्त, जिनको फेमसली इंडियन कीट्स के नाम से जाना जाता है. क्यों भाई इनको इंडियन कीट्स? वाई इज शी नोन एज इंडियन कीट्स? बिकॉज शी ऑल्सो पास्ड अवे एट अ वेरी यंग एज सच एज कीट्स. ठीक है. शी रोट पोम्स लाइक लक्ष्मण. तो ये प्री इंडिपेंडेंस पोएट हैं. आर कैजरीना ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट. सरोजनी नायडू, वेरी इंपॉर्टेंट. पिलंकविन बेरर्स, बैंगल सेलर्स, वीवर्स, द फ्लूट प्रेयर्स और वृंदावन, आर वृंदावन. ठीक है. रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि, सेट ऑफ पोम्स, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला था 1913 में. मोहनदास करमचंद गांधी, हिंद स्वराज, दिस इज अ वर्क ऑफ नॉन फिक्शन. ठीक है. Swami Vivekanand, Chicago lecture, Sri Aurobindo, Savitri, it's a poem that he wrote, The Future Poetry, Is India Civilized? Nissim Ezekiel wrote a poem, but he also was a person who wrote drama. Majorly he is known as a poet, but he also wrote drama. Marriage, Nalini and Sleepwalkers, this is a list of the 3 dramas that he wrote. Kamla Das, An Introduction, very important. My Grandmother's House, Summer in Calcutta. Kamla Das, a poet who was known as a confessional poet, who used sexuality in her poems. She was so bold in her writing. A.K. Ramanujan, self-portrait, A River, The Fall, Fear No Fall. Raja Rao, Kanthapura, very important work. ठीक है. R.K. नारायण, द गाइड, जिसके ऊपर देवानंद जी ने एक मूवी में भी काम किया है. अनीता देसाई, क्राई द पीकॉक. देन वी हैव शशि देशपांडे, दैट लॉन्ग साइलेंस. Then we have linguistics, properties of human language, scope, branches, language varieties, the Shaw's concept, speech mechanism, phonemes, consonant clusters, English morphology. ठीक है. ये सारी चीजें जो है ये आप कवर करेंगे linguistics में and modern grammar में. New literatures in English में what will you guys be covering? Australian and New Zealand में Patrick White का Was, Sally Morgan, My Place, अभी recent में भी ये पूछा गया था. Peter Porter, your attention please. Pry Laurer, Summer of the 17th Doll, Alan Karnow, Time, House and Land. On the other hand, Canadian literature में Am I a Canadian Writer by M.G. Vasanji, Marshall McLuhan, The Mechanical Bride.
Then we have Margaret Atwood, works like Surfacing. She also is famously known for her work such as The Handmaid's Tale, dystopian work है इनका. Handmaid's Tale, also known for The Testaments, which is a sequel to Handmaid's Tale. अच्छा, Margaret Atwood is a woman who is considered to be the one who has won the Booker twice. She has won the Booker Prize, इनको 2 बार मिला है, ठीक है. That's why she becomes important. A.M. Clean, Indian Reservation, Caughnawaga. First Neighbors, Earl Birney bushed the beer on the Delhi Road. African and Caribbean literature में Chinua Achebe, Things Fall Apart. He is known majorly for African trilogy. उन African trilogy में पहली book ही आती है Things Fall Apart. The second book is Things Fall Apart. Then we have No Longer at Ease and Arrow of God. These are the 3 books. Trilogy का मतलब ही 3 books होता है. Dennis Brutus, A Common Hate Enriched Our Love and Us. Gabriel O'Hara, The Mystic Drum. David Diop, Africa. Edward Braithwaite Tizick. Derek Walcott, Ruins of a Great House, very important poet. ये भी. Mervyn Morris, Judas. Wolso Inca, Lion and the Jewel. Nadine Gordimer, even though she was a white woman living in South Africa, she wrote for the black people. English language, literature and politics in South Africa. ठीक है? So this was the entire syllabus that we discussed. Any questions till now? So please you can ask me. All right. Now थोड़ा सा history दूंगी and I'll speak a little slower because eventually then my voice will be gone. Then I don't want that to happen. Talking about the history of English literature, you guys should have books. You guys should have any book. You can read from Edward Elbert. You can read from, कुछ आपको हिस्ट्री की बुक्स बता देती हूँ. अगर आपको लगता है आप ऑक्सफोर्ड की बुक ले सकते हो, ऑक्सफोर्ड लिटरेचर कंपेनियन. यू कैन कंसल्ट रॉटलेज, ठीक है, रॉटलेज देख सकते हो. एडवर्ड एल्बर्ट की बुक इजी टू रीड है. कोई भी हो, ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है. जस्ट फॉर द हिस्ट्री पार्ट आई एम सेइंग, कोई भी हो चल जाएगी. विलियम जे लॉन्ग की बुक भी आप देख सकते हो. अब फटाफट से अगर मैं आपको बताऊं that when we talk about the history of England, when we talk about the history of Britain, we see that it was a country which did not follow any religion per se. During the 400, जब हम देखते हैं ये सेंचुरी चल रही होती है, जब उस पॉइंट ऑफ टाइम के आसपास एक एज इमर्ज होती है which came to be known as the Anglo-Saxon period. ये आंचल आपके साथ कवर करेंगी, बट एक ब्रीफ हिस्ट्री बिकॉज सीधे हम स्टार्ट नहीं कर सकते, देना इंपॉर्टेंट है. एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम पीरियड पे वी सी दैट बिफोर दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड रोम जो है वो कंकर कर चुका था इंग्लैंड को. एंड देयर वर डिफरेंट ट्राइब्स सच एज एंगल्स, जूट्स and Saxons which used to live in England. ठीक है. Now रोम में कौन सा religion practice होता था? In Roman Empire, which is considered to be one of the vastest empires in the history, Roman Empire में Christianity, that is Roman Catholicism was practiced. ठीक है. रोमन कैथोलिसिज्म जो था ये प्रैक्टिस किया जाता था. नाउ अब ऑफ कोर्स अगर आप देखेंगे, अगर आप इसका पैरेलल ड्रॉ करके देख सकते हैं विद द इंडियन स्फीयर, आई विल जस्ट सिट हियर ओनली क्योंकि बहुत डिस्कशन वाला ही है थोड़ा ये. इफ यू गाइस ट्राई टू टेक अ लुक एट द इंडियन हिस्ट्री में भी आप लोग को एक पॉइंट ऑफ टाइम देखने के लिए मिलता है इन द ब्रिटिश राज, कि जब ब्रिटिश पीपल स्टार्टेड रूलिंग इन इंडिया एंड व्हेन दे लेफ्ट इन 1947 देयर इन्फ्लुएंस वाज स्टिल ओवर अस. ठीक है. वी वर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, वी वर रीडिंग यूरोपियन लिटरेचर एटसेट्रा, वी वर ऑल्सो गेटिंग अक्वेंटेड विद साइंसेज एटसेट्रा. पोस्ट ऑफिसेज जो वो बना के चले गए थे. अब इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, अगर हम इसका पैरेलल में क्यों ड्रॉ करा रही हूँ, बिकॉज इट विल बी इजियर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. Go back again to the time period
to the age that we get to see when Rome conquered England. उस point of time पे it was not even known by this name, ठीक है. And जब रोम ने कंकर कर लिया, so of course when Roman people will leave England, there will be their influence which will be left, because Roman people were trying to convert the people of England into Christians. पहले England was a country which was pagan, P-A-G-A-N. What do we mean by paganism? अगर किसी ने Netflix की वो सीरीज देखी होगी, क्या नाम था उसका, Vikings करके. Vikings were real people. They were the Northmen. So, if Roman people left, now their religion, कई लोगों ने अपना लिया था वो religion. They were worshipping Jesus Christ. They were following the religion Christianity. So, paganism से धीरे धीरे अब ज़्यादा लोग के बाकी लोग भी जो है धीरे धीरे उन्होंने भी convert होना शुरू कर दिया to Christianity. Hence we see that England also then became a country where Catholicism was being practiced. अब एंग्लो सैक्शन के बाद एक एज आएगी आपकी एंग्लो नॉर्मन एज. 1066 में एक कॉन्क्वेस्ट होती है which is known as the Norman Conquest. नॉर्मन का मतलब ही होता है मैन जो नॉर्थ से आए हैं, नॉर्थमैन, ठीक है. सो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में हमारे कौन एक इंपॉर्टेंट आते हैं, विलियम द बास्टर्ड बोला जाता था इनको. ही वॉज, जब उन्होंने रूल कर लिया इंग्लैंड में, ही बिकेम टू बी नोन एज विलियम द बास्टर्ड. हटके विलियम द कॉन्करर बन गया क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड को रूल कर लिया था. नाउ 1066 में क्या चीज हो गई फिर, अब यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट बन गई फ्रेंच. फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, ठीक है. So William the Conqueror brought the French influence with him, and with that what happened was that French became the language of the court. With that again यहाँ पे इस point of time पे Latin वगैरह बोली जाती है, यहाँ पे French language बन गई. Then we get to see, अब एक चीज बड़ी prominent सी थी, discrimination इंडिया में आपने देखी होगी ancient times पे, was based on वर्ण, जाति प्रथा है ना. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम पे society was divided in the previous ancient times as well in the Indian sphere. But if we go back to the British time period, the society was divided in 3 estates, and these 3 estates were the church and the clergymen सबसे ऊपर, उनके नीचे king and aristocracy, the nobles, and the third estate was the common man, ठीक है. तो ये 3 estates में जो थी वो divided थी, division हो रखी थी society की. Then after 1066 we get to see, जब एज ऑफ चौसर की बात करते हैं, एज ऑफ चौसर में हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, that during the age of Chaucer we get to see in the year 1348, 1300 से एज ऑफ चौसर वैसे शुरू हो जाती है. 1348 में हम देखते हैं the Black Death happens, ठीक है. इस ब्लैक डेथ से क्या होता है, ऑफ कोर्स ट्रेड एंड एक्सेट्रा की वजह से शिप्स एंड ऑल वर यूज्ड, एंड शिप्स जब पोर्ट पे आती थी, बंदरगाहों पे आती थी, दोज पोर्ट्स वहां से रैट्स आ जाते थे शिप्स पे, सी से इन्फेस्ट हो जाते थे एक्सेट्रा, एंड वो इन्फेक्टेड रैट्स व्हेन दे यूज्ड टू कम बैक टू द पोर्ट्स, दे वर, उनसे इन्फेक्शन फैल रहा था. सच एज द वायरस दैट वी नो एज कोविड, कम्युनिकेबल डिजीज. ये ब्लैक डेथ भी कम्युनिकेबल था, किसी को टच कर लिया, स्नीज कर दिया, छींक दिया किसी के ऊपर. पीपल वर हैविंग पस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बड़े बड़े पिंपल्स पस से भरे हुए उनकी बॉडीज पे हो जाते थे ब्लैक कलर के, हेंस इट केम टू बी नोन एज ब्लैक डेथ. सो अब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, माइंड यू बच्चे, साइंस नहीं पता थी लोगों को, साइंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था. No doubt there were physicians, no doubt there were apothecaries, doctors, etc. थे,
बट उनको क्या लगता था, दे वर लाइक कि मे बी बिकॉज देयर इज सो मच फाउल स्मेल इन द एयर, बड़ी गंदी बदबू आती है एयर में से, शायद ये जो डिजीज फैल रहा है ये उस गंदी बदबू के कारण फैल रहा है. तो व्हाट दीज पीपल यूज्ड टू डू वाज, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दे वोर सच मास्क. ठीक है, जो उस पॉइंट ऑफ टाइम के डॉक्टर्स थे ना, उन्होंने ऐसे मास्क पहनते थे. एंड व्हाट दे यूज्ड टू थिंक ऑफ दैट वाज कि इसमें ना अच्छी अच्छी खुशबुओं वाली हवा वाली परफ्यूम या कुछ लगा देना, सेंट लगा देना, कि मे बी ब्लैक डेथ जो है वो इसकी वजह से फैल रही है, स्मेल इन दी एयर की वजह से फैल रही है, हमारी बीक में अच्छी अच्छी खुशबू रहेगी तो स्मेल विल नॉट बी देयर एंड विल बी सेव्ड. बट दैट थिंग वाज नॉट हैपनिंग. दीज फिजिशियंस खुद भी दे वर कैचिंग द ब्लैक डेथ एंड एवरीथिंग, इनकी भी बॉडीज खराब होनी शुरू हो गई थी. तो साइंस का कॉन्सेप्ट था ही नहीं. पीपल गॉट इन्फेक्टेड, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज डेसिमेटेड. ब्रिटेन की 1/3 पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ, एंड ये एक डेथ नहीं हुई थी, ब्लैक डेथ 4 दफा यूरोप में आई थी. 1348, 62, 1348, 1362, 1367 एंड द फोर्थ वन 1370. ये 4 सीरीज ऑफ ब्लैक डेथ्स हुई थी. ठीक है, सो जब हम एज ऑफ चौसर में जाते हैं, एज ऑफ चौसर is an age which is going through this thing. चौसर की रिजीम के टाइम पीरियड पे, चौसर ने अपने टाइम पीरियड पे ही रूल्ड अंडर द रीन ऑफ 3 किंग्स. 3 राजाओं के अंडर उन्होंने, ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन के 3 राजा थे, बट वी गेट टू सी दैट देयर वर किंग्स हु वर बीइंग रिमूव्ड. ठीक है, तो एक एडवर्ड द सेकंड थे, एडवर्ड द सेकंड थे. ठीक है, इनकी वाइफ का अफेयर था. ठीक है, इनकी वाइफ का अफेयर, इनकी वाइफ का नाम था इजाबेला. एडवर्ड द सेकंड की वाइफ का नाम था इजाबेला एंड शी हैड एन अफेयर विद अ गाय नेम्ड, अफेयर था इसका विद अ गाय नेम्ड मॉर्टिमर. एंड रॉजर मॉर्टिमर के साथ मिलके एडवर्ड द सेकंड को वाइफ ने ही गॉट हिम किल्ड. एंड इन दोनों का एक बेटा था, हिज नेम वॉज एडवर्ड द थर्ड. ठीक है, अब एडवर्ड द थर्ड ने वेट करा टू कम इन पावर एंड ही ऑल्सो गॉट हिज मदर एंड हर लवर किल्ड. ठीक है, अब एडवर्ड द थर्ड के 4 बेटे थे. वन वॉज एडवर्ड द ब्लैक प्रिंस, ही वॉज अ रियली गुड फाइटर. देन वी हैड जॉन ऑफ गॉन्ट. ठीक है, ही वॉज द ड्यूक ऑफ लैंकास्टर. जॉन ऑफ गॉन्ट ये जॉफरी चौसर के पेट्रन होते हैं. जॉन ऑफ गॉन्ट, ही वॉज द ड्यूक ऑफ लैंकास्टर. देन वी हैव number 3, that is Edmund, he was the Duke of York. And the fourth one, Thomas, who was the Duke of Gloucester. Gloucester. Up, Edward the Black Prince dies in a battle. He also had a son named Richard the Second. Now Richard the Second was a 10-year-old king, 10-12-year-old king. And John of Gaunt का एक बेटा था. His name was Henry. His name was Henry Bolingbroke, who became Henry the Fourth of England. Henry IV. ठीक है. So what will happen? चौसर के टाइम पीरियड पे ही एडवर्ड द थर्ड वॉज द किंग. देन एडवर्ड द थर्ड की डेथ होने के बाद उनके बड़े बेटे ने बनना था किंग, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द बड़ा बेटा डाइड, उनका बेटा रिचर्ड द सेकंड केम ऑन द थ्रोन. द पीपल, द गवर्नमेंट अग्रीड. ठीक है, सो रिचर्ड द सेकंड 10 साल का बेटा बैठ गया. एंड वन थिंग हैपेंड दैट जब रिचर्ड द सेकंड की वाइफ एन ऑफ बोहेमिया की डेथ हो जाती है, ही गोज मैड एंड ही स्टार्टेड रूलिंग. मतलब ही वॉज नॉट अ गुड रूलर, ही was a cruel ruler. He was a cruel ruler. ठीक है. And then we have John of Gaunt. John of Gaunt का बेटा हेनरी द फोर्थ था. जब
he will grow, he will come to power. ये basically रिचर्ड द सेकंड के चाचा थे, हेनरी द फोर्थ. He went in an exile. When he'll come back, he'll depose Richard the Second. So basically, चौसर की एज अगर हम देखते हैं, चौसर जो थे एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी द फोर्थ के अंडर चौसर जो है वो एज अ राइटर सर्वाइव करें. ठीक है, एज अ राइटर ही सर्वाइव्ड अंडर द reign of these people. Also, this age also saw one important thing. In the year 1381, एक चीज होती है which came to be known as the Peasants' Revolt. What do we mean by the Peasants' Revolt? और ये क्यों हुआ था? इससे पहले भी एक चीज हो गई थी. 1380 में जॉन वाइक्लिफ, he translated the Bible into English 1381 में from Latin. लैटिन में बाइबल लिखी गई थी. लैटिन वॉज द लैंग्वेज ऑफ द रोमन पीपल, सो लैटिन में लिखी गई थी. तो इस वजह से क्या होता था दैट अगर ये 3 एस्टेट्स में ऊपर चर्च और क्लर्जी मैन है, then we have the king and the king, the church, and then here the common man we have. So they knew the Latin language. So they were like, we know the language of the scriptures, the holy scriptures. उनकी language हमें पता है तो हमारी authority बनती है. ठीक है, that's why they were considered really very important. John Wycliffe ने took a very big step, translated the Bible into English, made it accessible to the common man because common man की language English थी. Common men had the language English. ठीक है. अच्छा, peasants revolt में क्या हुआ था? This revolt was suppressed though. इसके हेड जो थे वॉट टाइलर थे. वॉट टाइलर ने क्या करा था 1381 में? ही सेड दैट मेनी ऑफ 1370 तक ब्लैक डेथ हुई. ठीक है, 1348, 64, 67 एंड 70. तो ही वाज लाइक कि इतनी पॉपुलेशन जा चुकी है. दीज पीपल, द किंग एंड नोबिलिटी होती थी ये, एंड ये लॉर्ड्स होते थे. इन लॉर्ड्स के लैंड के ऊपर कॉमन मैन जो है वो काम करता था. So basically, these people, nobility used to pay wages to the common man, दिहाड़ी देते थे. Now these peasants knew now that ये अच्छा peasants और farmer में क्या difference है? Farmer अपने खुद के land के ऊपर हल जोतता है, खेती करता है. The peasant works on some other person's land. So these people were working on the lands of the nobility. They did not have their lands of their own. So the peasants, because ब्रिटेन की पॉपुलेशन बहुत कम रह गई थी, डेसिमेट हो गई थी, यूरोप की इंटायर पॉपुलेशन की भी अगर हम बात करते हैं, तो दीज पीपल लाइक कि हमें हमारी वेजेस की डिमांड करनी चाहिए. रिचर्ड द सेकेंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रूलर थे. वॉट टाइलर को रिचर्ड द सेकेंड ने मर्डर करवा दिया था, वॉट टाइलर को. ठीक है, सो दिस इन्होंने डिमांड करी हाई वेजेस की. अब पॉपुलेशन कम बची है, ठीक है, पॉपुलेशन में कॉमन मैन बहुत मरा था. दे वर लाइक कॉमन मैन अब अवेलेबल नहीं है फॉर द नोबिलिटी. सो दे वर लाइक लेट्स जस्ट आस्क फॉर हायर वेजेस. दे आस्क्ड फॉर हायर वेजेस. रिचर्ड द सेकंड गॉट वॉट टाइलर मर्डर्ड. उसका जो सर था काट के अपने पैलेस पे जो है वो लटका दिया था इन फ्रंट ऑफ पीपल कि अब कोई आए, अब मेरे को बताए कोई कि हाई वेजेस चाहिए या नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स ही वाज डूइंग ज्यादती विद द पीपल, द कॉमन मैन. सो दिस थिंग हैपेंड. ठीक है, सो देयर वर मेनी थिंग्स. ब्लैक डेथ हो रही थी, बाइबल पब्लिश कर दी इंग्लिश में, विच वॉज ऑल्सो अ वेरी डिफिकल्ट और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ स्टेप दैट जॉन वाइक्लिफ टुक, विच वॉज रियली वेरी रेवोल्यूशनरी. क्योंकि चर्च के अगेंस्ट कोई जाता था तो मार दिया जाता था या गलत किया जाता था. सो ऑफ कोर्स ही टुक अ रियली वेरी लार्ज और बिग स्टेप, ठीक है, इन ट्रांसलेटिंग द बाइबल. एंड देन वी सी द पेजेंट्स रिवोल्ट ऑल्सो हैपनिंग ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड. ठीक है, सो क्वेश्चन आया अगर कि चौसर ने किनकी रेन के अंडर काम रूल, मतलब ही वाज लिविंग अंडर द रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड, हेनरी द फोर्थ, हेनरी बोलिंगब्रोक जो है. ठीक है, अच्छा, एज ऑफ चौसर में आप लोगों को क्या पढ़ना है? आई टोल्ड यू देयर विल बी हैंडआउट्स दैट विल बी अपलोडेड.
जॉफरी चौसर का एक इंपॉर्टेंट वर्क जो है दैट इज द कैंटरबरी टेल्स. इसका जनरल प्रोलोग of this work is really very important because the general prologue tries to discuss about the characters, their appearances, ठीक है, etc. क्या उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, कहाँ से आते हैं, क्या स्टोरी सुना रहे हैं, ठीक है. So this work famously captures and satirizes life in the late Middle Ages. He is the author of the poem. Geoffrey Chaucer wrote the Canterbury Tales. Acha. He was a dominant literary figure in the 14th century. He is known as father of English literature because with him we will see that he will be a pioneering figure who will standardize English language. क्योंकि अगर आप एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन की इंग्लिश पढ़ोगे, बेओवुल्फ जैसे, सिनेवुल्फ जैसे टेक्स्ट्स को देखोगे, दैट इंग्लिश इज नॉट रीडेबल बाय अस. बट इफ यू ओपन जेफरी चौसर का, आप लोग ओपन करके कैंटरबरी टेल्स देख लोगे, ऑफ कोर्स द लैंग्वेज इज अ बिट डिफरेंट, लिखा इंग्लिश में गया है. द वे यू विल स्पीक इट यू विल अंडरस्टैंड, सो विद द प्रोनाउंसिएशन यू डू. वाइन मर्चेंट की फैमिली में से थे, spoke French, Latin and Italian, soldier and diplomat, member of parliament. So that's why he was also sent as an ambassador. He had gone as an ambassador representing England to France and Italy. और इटली में ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पे he will meet Boccaccio, he will meet Petrarch, ठीक है, जिनके ऊपर आपके सोनेट्स बनते हैं. ऑलराइट, सो these are the important works. द बुक ऑफ द डचेस जो थी, ये तो ट्रांसलेशन थी. रोमान दे ला रोज एक फ्रेंच रोमांस था, उसको उन्होंने वो करा था. दीज वर द फ्रेंच वर्क्स दैट ही रोट, ठीक है. अच्छा, फ्रेंच वर्क्स ये फिर मिडिल पीरियड में ये इटालियन लिखने लग गए थे वर्क्स, एंड ये आपका लास्ट पीरियड जो है इंग्लिश पीरियड कंसिडर किया जाता है. सो दीज वर द थ्री लैंग्वेजेस दैट चौसर यूज्ड टू राइट इन. द बुक ऑफ द डचेस वाज ऑन द इट हैज इट्स ऑल्टरनेटिव टाइटल, डेथ ऑफ ब्लांश है इसका अदर टाइटल. हु वॉज ब्लांश? ब्लांश वॉज द वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट. जॉन ऑफ गॉन्ट जो थे चौसर के पेट्रन थे, तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी. तो ही रोट अ पोम इन रिमेम्बरेंस ऑफ हिज ओन, मतलब हिज पेट्रन्स वाइफ. हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्सोलेशन ऑफ फिलोसफी, ये बीथिस का एक वर्क था. तो सेकेंड पीरियड में भी हमें ट्रांसलेशन. Troilus and Cresside, very important work. Legend of Good Women, very important work again. Last period में he wrote the Canterbury Tales. Inspired from, अच्छा ये important facts आ जाते हैं. He wrote these tales by getting inspiration from Boccaccio's Decameron. I told you that Geoffrey Chaucer he had met Boccaccio in Italy. Boccaccio को इटली में मिलके आए थे, एंड वहाँ से उन्होंने उनके एक वर्क डी कैमरॉन से इंस्पिरेशन ली थी. बिकॉज डी कैमरॉन में भी जो कैरेक्टर्स हैं दे गो आउट ऑन अ पिलग्रिमेज. चौसर की कैंटरबरी टेल्स में भी द कैरेक्टर्स आर गोइंग ऑन अ पिलग्रिमेज टू सेंट थॉमस बेकेट. सेंट थॉमस बेकेट हु डाइड फॉर द सिंस ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है. इंटेंडेड टेल्स 120 थी, बट ये वर्क जो है कैंटरबरी टेल्स, ये आपको पता होना चाहिए, दिस वर्क इज अनफिनिश्ड. दिस वर्क इज एन इनकम्प्लीट वर्क. ओनली 24 टेल्स वर कंप्लीटेड. ऑल दीज पीपल थॉट दैट ये सब, मतलब चौसर और होस्ट ने ये आइडिया दिया. होस्ट का नाम है हैरी बेली. हैरी बेली ये आइडिया देते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं. गिव्स अस द ग्लिम्प ऑफ इंग्लिश सोसाइटी, डाइड इन 1400 एंड वाज द फर्स्ट पोएट. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ही वाज द फर्स्ट पोएट टू बी बैरिड इन द वेस्टमिंस्टर एबी इन द पोएट्स कॉर्नर. फर्स्ट पोएट, इंपॉर्टेंट पार्ट. राइट कैरेक्टर्स हु रिप्रेजेंट द लोअर, मिडिल एंड अपर क्लासेस. यूनिक है. नो लॉन्गर डज लिटरेचर ओनली प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ किंग्स एंड वॉरियर्स. क्योंकि पहले इसके पहले की राइटिंग्स देखोगे तो उसमें किंग्स एंड वॉरियर्स के ही वर्क्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि नेट में पूछा था. चौसर का डायलेक्ट क्या था? मिडल इंग्लिश, ठीक है. ईस्ट मिडलैंड टू बी प्रिसाइज. ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में चौसर यूज टू राइट, ठीक है. चौसर ने भी, चौसर वॉज ऑल्सो अ कैरेक्टर इन द कैंटरबरी टेल्स. वैसे हमें 29 कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है. एंड इसमें अगर 2 हम और जोड़ दें, दैट इज द होस्ट एंड हैरी बेली. हैरी बेली इज द नेम ऑफ द होस्ट.
एंड चौसर। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल कैरेक्टर 31 होंगे। इन दोनों को एक्सक्लूड करके 29 कैरेक्टर जिन्होंने स्टोरी सुनानी होती है वो ये 29 कैरेक्टर्स होते हैं। अब डिसाइड क्या होता है, दैट ऑल ऑफ देम विल मीट एट द टबार्ड इन। टबार्ड इन नाम की एक जगह है, वहां पे ये लोग मिलते हैं। एंड द होस्ट हैरी बेली सजेस्ट्स दैट ईच एंड एवरी पिलग्रिम जो है, हर कोई जो यात्रा पे जा रहा है वो 2 टेल्स जाते हुए सुनाएगा, 2 टेल्स वापसी पे सुनाएगा। एंड हूसोएवर टेल्स जो हैं वो बेस्ट रहेंगी उसको वापस आके तबार्ड इन में वापस आके ही विल गेट अ फ्री सपर। सपर इज द लास्ट मील ऑफ द नाइट, ठीक है, डे। तो उस पर्टिकुलर मतलब उसको फ्री मील मिलेगा, ठीक है। तो ये इट बिगिंस विद द नाइट्स टेल। आपकी जो कैंटरबरी टेल्स है वो नाइट की टेल से बिगिन होती है। नाइट की टेल एक रोमांटिक टेल है अबाउट 2 ब्रदर्स, पैलेमिन एंड आर्काइट। पैलेमिन एंड आर्काइट दोनों को एक लड़की एमिली से प्यार हो जाता है, उन दोनों में फिर थोड़ी लड़ाई होती है एंड वन ऑफ देम विंस। पार्सन्स टेल के साथ एंड होती है। कुक्स टेल जो है अनफिनिश्ड है। कुछ फैक्ट्स मैंने आप लोग को इन अ सीरियलाइज्ड फॉर्मेट दिए। अच्छा, चौसर के टाइम पीरियड में इफ वी गेट टू सी दैट आई टोल्ड यू दैट ये आपको पता होना चाहिए कि क्लर्जी इन क्लासेस में से कौन कौन से कैरेक्टर्स बिलोंग करते हैं। नाइट और स्क्वायर जो है ही इज द नाइट का बेटा, ही इज नाइट्स सन, नाइट्स सन इज स्क्वायर। क्लर्जी में मंक, फ्रायर, प्रायरस, पासन, समनर, पार्डनर ये देखने के लिए मिलते हैं हमें, क्लर्जी क्लास से बिलोंग करते हुए क्रिश्चियन, ठीक है। बट मंक डज नॉट बिहेव लाइक अ मंक, ही लव्स हंटिंग एंड ही लव्स राइडिंग हॉर्स, ठीक है। देन वी हैव मिडिल क्लास से मर्चेंट, डॉक्टर, स्टूडेंट, वाइफ ऑफ बाथ। वाइफ ऑफ बाथ जिसने 5 शादियां की हुई है, 5 times शी इज मैरिड, ठीक है। She belongs to Bath because of her marrying 5 times. That's why she is known as the wife of Bath. She had gap in her teeth and she has wide hips and she also is one such who is deaf from one ear, क्योंकि इनके हस्बैंड जेनकिन, जो 5वां हस्बैंड है जेनकिन, उसने एक जोर से चांटा मार दिया था इनके, तो इस वजह से भी वो एक कान से बहरी हैं। शी इज डेफ फ्रॉम वन ईयर, ठीक है। पेजेंट्स में मिलर, प्लाउमैन एंड स्किपर ये जो है आपके इस क्लास से बिलोंग करते हैं। नाउ ये पूछा जाता है दैट व्हाट इज दिस फ्रेम स्टोरी। क्या होता है फ्रेम स्टोरी? होता है स्टोरी विद इन अ स्टोरी। सो बेसिकली कैंटरबरी टेल्स में लिखी गई चौसर द्वारा है। चौसर स्टोरी सुना रहे हैं कैरेक्टर्स के बारे में, जो कैरेक्टर्स खुद स्टोरी सुना रहे हैं। सो इट इज अ फ्रेम स्टोरी, स्टोरी विद इन अ स्टोरी। चौसर एज द नरेटर and all of the tales told by each character, Chaucer is telling those all tales. So it is not frame story. ठीक है। Chaucer is called the father of English literature. In part due to Canterbury Tales popularity, Middle English becomes the primary language of the upper class. अब Chaucer की टेल्स में हम लोग को अलग अलग इंडिविजुअल्स, अलग अलग कैरेक्टर्स स्टोरी सुना रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उस पे आते हैं। यहाँ पे 29 कैरेक्टर्स, 2 मैंने आपको बताया, चौसर और हैरी बेली, होस्ट को छोड़ के 29 है। ये कहाँ जा रहे हैं? सेंट थॉमस बेकेट की जो कैथीड्रल है वहां पे दे आर गोइंग टू पे होमाज एंड बेस्ट टेल विल बी रिवॉर्डेड बाय द इन ओनर एंड द होस्ट ऑफ द जर्नी बाय द लास्ट सपर दिया जाएगा, ठीक है। अब जनरल प्रोलॉग में आपको मैंने बताया कि हर एक कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन है। जैसे कि देयर इज दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर, इनका कौन है यहीं पे आएगा, 1 मिनट। द स्क्वायर बेटा है उनका, ठीक है। और स्क्वायर और बेटे को कौन देख रहा है? स्क्वायर और बेटे को एक कैरेक्टर है, ही इज सीइंग द नाइट स्क्वायर, प्रायरस, मंक, स्क्वायर। The knight has been mentioned in the general prologue as chivalrous and honorable. He is one such, जो ऐसा लग रहा है कि अभी भी किसी हिस्टोरिकल है, किसी धर्म युद्ध, he is supposedly said to have participated in the crusades, धर्म युद्ध में पार्टिसिपेट किया हुआ है। स्क्वायर जो है इनका बेटा है, he is a ladies man, he is really very, his hair is curly, ठीक है, अच्छा दिखता है ये। The prioress है delicate, elegant, sentimental nun है, she cries even seeing a mouse stuck in a mouse trap, ठीक है। और ये प्रायरस इतनी, शी स्पीक्स इन फ्रेंच, शी स्पीक्स इन फ्रेंच, ठीक है, शी स्पीक्स फ्रेंच। इन्होंने एक वो पहना हुआ है, एक ब्रूच पहना हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, लैटिन में लिखा है, अमोर विंचित, विंसित
omnia, which if translated into English becomes love conquers all. So she is wearing a brooch. She is such a delicate, elegant nun. क्यों बोल रहे हैं इनको प्रायरस को? Because she will not even let a morsel, एक भी टुकड़ा रोटी का निवाला जो है, कुछ भी खा रही हैं, she will not let that go even on her lips. Dress तो दूर की बात है. So she is just so clean and elegant and so on and so forth. The monk is a lover of hunting, riding, horsing and fine clothing and jewelry. Because अब monk जो है, अरिस्टोक्रेसी में आप देखोगे monk is not at all like a monk. So जॉफरी चौसर जो है, उस पॉइंट ऑफ टाइम के जो अपर क्लास हैं, उनकी करप्शन, उनकी हिपोक्रेसी को भी दिखा रहे हैं थ्रू हिज वर्क. सो द monk is fond of hunting, the monk is fond of riding horses. यूजुअली monks का क्या काम होता था कि मटीरियलिस्टिक दुनियादारी से दूर रहना है, बट ही इज नॉट सच. द फ्रायर इज अ वेल्दी बैगर हु विल डू एनीथिंग फॉर मनी. ठीक है. Then we have the middle class. Middle class में cook है, chef famous for his white sauce with an oozing sore on his leg, छाला हुआ है leg पे. Physician, a doctor who loved gold. इसी तरीके से डिफाइन किया गया है physician को. ठीक है. The wife of Bath who has had 5 husbands. She is a well dressed and loves to chat. बहुत gullible है, बहुत बातों में आ जाने वाली, बातें करने वाली. She is really very well experienced woman. ठीक है. Then we have the virtuous lower class. Important, virtuous lower class. वर्चुअस लोअर क्लास, क्योंकि आपको मंक और फ्रायर वर्चुअस नहीं दिखते. वर्चुअस इन द सेंस कि जिनके मॉरल सीधे हैं. लोअर क्लास में वर्चुअस कौन है? दोनों भाई हैं, द पार्सन एंड द प्लाउमैन. बोथ ऑफ देम आर ब्रदर्स. अ पार्सन इज अ पुअर बट अ वर्चुअस प्रीचर. ठीक है. डिवोटेड टू हिज फ्लॉक. लोगों से बिना पैसे लिए उनको उनकी सिंस के लिए, जो होता था ना कि माफ करवा देना सिंस, वो करता है. प्लाउमैन इनका भाई है. ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, पेज टिट्स ऑन टाइम. टिट्स क्या होते थे? टैक्सेस होते थे जो लैंड के ऊपर लगते थे, तो अपना लैंड टैक्स टाइम पे देता है. ठीक है. देन वी हैव डिग्रेडेड लोअर क्लास. मिलर जो है, मिलर वाज यूज्ड टू बी जो आटा चक्की पीसते हैं. ठीक है. तो ये आटा चुराता है लोगों से. रीव वाज द टर्म फॉर अ कारपेंटर ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड. ठीक है. हु ग्रू रिच एट हिज जॉब. समनर, इन दोनों की आपस में नहीं बनती. मिलर कारपेंटर के ऊपर एक फनी टेल सुनाएगा, कारपेंटर मिलर के ऊपर. समनर, एन ऑफिसर ऑफ द चर्च हु कॉल्स पीपल टू ट्रायल. कैरी, लुकिंग ड्रंक हु कुड बी बॉट ऑफ. देन वी हैव द पार्डनर. पार्डनर जो है सेलर ऑफ रिलीजियस आर्टिकल्स हु बोस्ट्स ऑफ हिज रेलिक्स. इसके पास तो रेलिक्स भी ट्रू नहीं है. ठीक है. तो झूठे दावों से लोगों से पैसे निकलवाता है कि ये हमारी वर्जिन मैरी की व्हील है. ठीक है. घूंघट वाला वो सर की चुन्नी टाइप, जो of course the nuns used to wear the clothes and everything, है ना. Then we have heroic couplets में लिखा गया है, इंट्रोड्यूस चौसर ने किया गया था. You're off to Canterbury, well Godspeed, blessed Saint Thomas, answer to your need. So heroic couplet में end rhymes करते हैं. ठीक है. So this was a thing that was introduced by Geoffrey Chaucer in English literature. पता होना चाहिए आपको. Note down. You guys will get the PDFs of these classes, but homework करना बहुत जरूरी है handouts के थ्रू. When an author ridicules, satire भी होता था, exposes the faults of his or her subject, used in order to provoke change. ठीक है. Verbal irony, when there is a meaningful contrast between what is said and what is actually meant. The best monk, when of course Chaucer does not mean that he is the best monk, because monk की ड्यूटी मटीरियलिस्टिक लाइफ से दूर रहना थी, बट ये monk तो उस लाइफ में उलझा हुआ ही रह रहा था. ठीक है. हंटिंग एंड एवरीथिंग में, मटीरियलिस्टिक लाइफ में. Then we have physiognomy, the use of physical appearance to suggest attribute of a person's character or personality. ठीक है. Think of an evil stepmother in Disney movies. Their harsh, angular appearances always hint at their malevolent, तीखे उनके फीचर्स होते हैं. ठीक है. तो इसमें भी हमें देखने के लिए मिलता है. अच्छा, एग्जाम्पलम क्या है टाइप ऑफ टेल में? दिस विल बी एग्जाम्पलम. बेसिकली अगर आप बोलें तो लैटिन फ्रेज है, विच मीन्स, लैटिन वर्ड है विच मीन्स एग्जाम्पल इन इंग्लिश. ठीक है. टू टीच अ मॉरल लेसन. तो इसमें हमें पार्डनर की टेल एक जो है वो एक एग्जाम्पल देखने के लिए मिलती है. ठीक है.
So partner की tale tells a tale of three friends who are really very greedy, who says that we'll kill death आज. Somebody is saying कि death को मारना है. So they come, they just go somewhere and they ask a person who is going इनके सामने से कि death कहाँ पे मिलेगी हमें. So that is personified. So we get to see that तीनों के तीनों जो दोस्त हैं वो पहुंच जाते हैं. वो इंसान कहता है कि उस पेड़ के नीचे तुम्हें डेथ मिलेगी. तो the three of these people, three friends, they go under that tree, and what they find there instead of death, they find lots and lots of gold. And gold को देखे तीनों greedy हो जाते हैं. अब तीनों जो है they are happy that we'll divide the gold amongst the three of us. So to celebrate that, they say कि हम तीनों में से कोई एक जाना मार्केट जाएगा और वाइन लेके आता है ताकि हम लोग क्या करें, सेलिब्रेट करें अपनी इस विक्ट्री को, दैट वी हैव वन गोल्ड. ठीक है, चले जाते हैं. वो चले जाते हैं, उनमें से एक लड़का चला जाता है. दे प्ले अ गेम एंड देन वन ऑफ देम लीव्स फॉर द मार्केट. एंड व्हेन ही लीव्स फॉर द मार्केट, द टू पीपल, जो दो दोस्त पीछे रह जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जब ये वापस आता है, लेट्स जस्ट किल हिम एंड जस्ट डिवाइड द शेयर ऑफ द गोल्ड अमंग्स द टू ऑफ अस. अपने दोनों में डिवाइड कर लेते हैं. ये वापस आता है तो इसको मार देंगे. ऑन दी अदर हैंड, जो लड़का गया होता है मार्केट में मार्केट में वाइन खरीदने के लिए, एल खरीदने के लिए, he says he buys the wine but he also purchases poison, जहर भी खरीद लेता है. he says that मैं वहां जाऊंगा एंड मैं ये वाइन इन दोनों को पिलाऊंगा, ये दोनों मर जाएंगे, सारा का सारा गोल्ड मेरा हो जाएगा. ठीक है. सो होता है ऐसे ही. he goes back, the guy from the market goes back, comes with the wine to the two friends of his, and the two friends, they stab that third guy जो मार्केट से एल लेके आया. और इवेंचुअली both of them celebrate and they are like, let's just drink the wine, जो भी वाइन या एल लेके आते हैं कि let's just celebrate. तो वो खुद भी वाइन या एल जो भी है ड्रिंक कर लेते हैं. both of them also die and the third person, तो उसको तो स्टैब करके मार ही दिया होता. so the starting point, the three people, these went on to find death, and the person जो उनको रास्ते में मिला, तो उसने कहा था उस पेड़ के नीचे मौत मिलेगी. तो मौत मिल गई उनको eventually. The three of them, they died. So the pardoner's tale is an example of greed is the root of all evil. लालच बुरी बला है. Greed is the root of all evil. ठीक है. So this is what we get through the story, the pardoner's tale. Then we have fabuleux. Fabuleux ये फ्रेंच एक टर्मिनोलॉजी है 12th-13th सेंचुरी में. फैब्ल्यू क्या होती थी, स्टोरीज होती थी जिसमें सेक्सुअल डबल मीनिंग बातें होती थी. ठीक है. और एक लव ट्रायंगल चल रहा है बिटवीन दी थ्री कैरेक्टर्स. डिपिक्शन ऑफ बॉर्जुआ एंड पेजेंट लाइफ, थीम्स ऑफ ट्रिकरी, एडल्ट्री एंड ग्रीड. इसमें दो टेल्स आपको देखने के लिए ऐसे मिलती हैं. इन टेल्स की समरीज आप पढ़ेंगे. द मिलर्स टेल, द रीव्स टेल. Then we have now the knight. The knight is the member of the household group. Ideals of truth, honor, generosity, courtesy. First to arrive after Chaucer के बाद, wildly travelled and prudent, tells first the knight's tale. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपके पेपर में, who is the first person mentioned in the general prologue? The knight. The first one to tell the tale, the knight. ठीक है. Then we have इनका बेटा जो है Squire, son of the knight, was as fresh as the month of May. Could be asked, ये क्योंकि नेट में ये पूछा गया है. Fought battles for winning his lady loves. He's humble and modest, and he tells Oriental tale. Oriental tale मतलब ये Asian tale सुनाते हैं. ठीक है. तो he tells an Oriental tale. Then we have the prioress. इनका नाम दिया हुआ है वर्क में, Eglantine. She wore a brooch, amor vinci omnia, लैटिन में लिखा हुआ. She loves the small dogs more than human beings, and इनके खुद के पास भी इनके hounds हैं. The monk, compared to the prioress, a robust and masculine man, travels with the prioress and the nun, but he likes riding horses and hunting. Then we have the friar, poor life by begging, but is more interested in love affairs of young people. He's a good singer and he can do anything for money. बहुत औरतों की हेल्प करी है इन्होंने मॉनेटरीली टू गेट देम मैरिड, बट येस ऑफ कोर्स ही हैज आस्क्ड फॉर सेक्सुअल रिलेशंस विद हिम. ठीक है. देन वी हैव द पार्डनर. पार्डनर, चॉसर्स मास्टरपीस, गुड स्टोरी टेलर, सिंग्स हाइम, हैज अ कलेक्शन ऑफ रेलिक्स. लेकिन ये रेलिक्स जो हैं ये लोगों को दिखा के उनसे पैसे मांगते हैं कि ये हमारे इस सेंट का है, ये उसका है. ठीक है. देन वी हैव
पार्डनर का स्केच, हेयर एज येलो एज वैक्स, ठीक है, बॉल्ड ऑन टॉप, लेट इज हेयर फ्लो इन द विंड, शाइनी लाइक अ हेयर, ये कुछ उनके डेफिनेशन दिए हुए हैं। तो जनरल फ्लो की समरी आप लोग जो है अच्छे से करेंगे, जो आप लोग को प्रोवाइडेड होगी इन द व्हाट डू वी कॉल हैंड आउट सेक्शन। तो समनर इज पार्डनर्स कंपेनियन, ही इज लेचरस एंड डिसऑनेस्ट, and children are afraid of his fiery red face full of pimples and scary eyebrows। तो इसका फेस जो है पूरा रेड है पिंपल्स के साथ और बहुत स्कैरी से आईब्रोज हैं, तो बच्चे इनसे डरते हैं। He loves garlic, onion, leek and wine। few Latin phrases बोलने आते हैं इनको, तो वही बोलते रहते हैं, ठीक है। Then we have the parson, the ideal parish priest। he is a virtuous character, he is a virtuous character। He is very gentle, diligent, only moral clergy character, only moral clergy character। ना friar moral है, ना monk, you know, we see virtuous etc। He is the only moral clergy character। Then we have another character known by the name the Clerk of Oxford। अच्छा, the Clerk of Oxford जो है, इसको books reading करना बहुत पसंद है। So gladly would he learn and gladly teach। These are the lines that occur in your you know, in your prologue, ठीक है। Polite, speaks only when necessary, speaks about morality। His tale is a reply to the tale of wife of Bath about the patient wife Griselda, ठीक है। The merchant, wealthy businessman, rich and multicolored clothes, lesser known है, ठीक है, newly and unhappily married। Then we have you guys will read this after the class, ठीक है। Then we have man of law, wise and slightly suspicious of everything, wealthy land buyer। and ये land कब खरीदता है? He is very strategic with his buying or purchase of land। he will purchase a land when उनके prices कम हो जाते हैं, ठीक है। so he is ideal in that manner। then we have the Franklin, companion of the man of law, wealthy gentleman who likes to have wine in the morning because he loves pleasure। he is called the son of Epicurus। Epicurean philosophy क्या होती है कि जिंदगी के मजे लूटने हैं प्लेजर के साथ, ठीक है, घबराना नहीं किसी चीज से। so that's why he loves to, you know, feed his people जो इनके घर पे आते हैं, ठीक है। स्टोरी सेट इन ब्रिटनी। 5 गिल्ड्समैन, ये नाम दिए हुए हैं, दैट्स ओनली इज इम्पोर्टेंट। देन वी हैव वाइफ ऑफ बाथ, फेमस हरसेल्फ, ये एक बहुत ही अच्छी सी इन्होंने हेड ड्रेस पहनी हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। वाइडली ट्रेवल्ड इन इटली, स्पेन, जेरूसलेम, लव्ड टू टेल रोमांटिक टेल्स, गॉसिप। एंड इनके हस्बैंड जेनकिन ने, क्योंकि इन्होंने अपने हस्बैंड जेनकिन की एक बुक जो थी वो जला दी थी इन द फायर, दैट्स व्हाई she got a slap and got deaf from one ear, ठीक है। then we have the physician, saved gold because of his love of gold। for his special love of gold he is known as a character। then we have the reeve is the carpenter, Oswald नाम है इसका, ठीक है, in charge of his master's sheep etc। he could observe seasons, weather and foretell harvest। also a good carpenter, trade which he had learnt in youth। शिपमैन, इसका सिर्फ यही पता है शिपमैन की शिप का नाम मैगडलिन है, दैट्स ओनली इज इम्पोर्टेंट। देन वी हैव द योमैन, हाँ, ये योमैन जो है ही इज वन सच हु इज अकम्पनिंग द नाइट एंड द स्क्वायर। नाइट एंड द स्क्वायर के साथ में आया है उनका ध्यान रखने के लिए, तो जो भी नाइट एंड स्क्वायर जो डिमांड्स रखते हैं उनको फुलफिल करना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वन थिंग व्हाट हैपेंस विद हिम इज दैट ही इज इनके बारे में ही इज कवर्ड ऑल इन ग्रीन ऊपर से लेके नीचे तक ये ग्रीन में ही कवर्ड है, ठीक है। देन वी हैव द म्युनिसिपल, वर्क एट अ कॉलेज ऑफ लॉयर्स, ठीक है, सर्व्स फूड टू द लॉयर्स, स्टूडेंट्स टू द टेम्पल, ठीक है। देन द कुक, इसका नाम भी दिया हुआ है रॉजर, हिज मास्टरपीस इज मिन्स्ड चिकन इन व्हाइट सॉस, दैट्स इट। द मिलर, रॉबिन नाम है इसका, ठीक है। इनडिसेंट टेल सुनाता है, इसकी टेल भी आप सुनोगे, ठीक है। so read the summaries of Chaucer's other works and little about English and Scottish Chaucerians। so English and Scottish Chaucerians were the ones that we will be covering in the next age, that is the age of revival। we will be starting with it in tomorrow's lecture। English and Scottish Chaucerian different कैसे, ये आंसर आप लोग ढूंढ के लाएंगे for the next class so that we cover it there and then, ठीक है।
तो कल के लिए होमवर्क चौसर और उनकी कैंटरबरी टेल्स को डिटेल में पढ़ना है। हैंडआउट्स में आज अपलोड करवा दूंगी, एक बार बोल दूंगी दोबारा से। विल गो थ्रू द हैंडआउट्स, गेट अ प्रिंट आउट ऑफ द सेम, स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, if any one of you is online you can ask the questions. All right, then let's meet tomorrow with the new topic, and of course summaries पढ़ना important है, ठीक है। Thank you, have a good day, bye bye.